Hello and welcome everyone on my Arvind Geography Wars YouTube channel. Dear students, today we will study couple and the principle of moments from ICSE class 10th chapter 1st, that is force. We are dealing, this is the second video in which today we will study couple and the principle of moment. Okay, without wasting the time, we will start now. You see, when we talk about the couple, so the basic concept regarding a couple means two things, working, two forces acting together. Basically this is the common meaning of the word couple means something in pair, isn't it? So here two forces will act in a pair and the resultant moment produced is couple. Okay, rotation is always caused by a pair of forces acting on a body. Clear? Means if any object is rotating anyhow at a point, then basically two forces are operating on that particular point. Now you see, most rotation occur due to, see, first force externally applied and the force of reaction produced at a pivoted point. Means what? Suppose this to be the object. अगर हमने ये मान लिया कोई ऑब्जेक्ट हो गया और इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे पिवोट कर दिया है, यानी यहाँ पे फिक्स कर दिया है. ओके, अब देखो ये ऑब्जेक्ट रोटेट कब करेगा? जब आपने इस पे एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाया. सपोज करो हमने इस पे यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया F. अब इस फोर्स की वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा गोल गोल. कोई डाउट नहीं है ना इसमें? ठीक है, ये घूमने लगा. अब देखो ये तो एक फोर्स हो गया और जो दूसरा फोर्स होता है ना, वो रिएक्शन फोर्स होता है, वो यहाँ लगता है इस पॉइंट पे. ओके, कौन सा फोर्स हो गया? ये रिएक्शन फोर्स होगा. अब आप इसको देखें ध्यान से थोड़ा. इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स ऑफ रिएक्शन. फोर्स ऑफ रिएक्शन. डन. अब देखिए यहाँ पे ये फोर्स ऑफ रिएक्शन हो गया. अब आपको ये समझ में आ गया, यानी पिवोटेड पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है उसको आप बोलोगे फोर्स ऑफ रिएक्शन, और ये एक्सटर्नली जो आपने फोर्स लगाया है दैट इज फोर्स F. नाउ बिकॉज ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस टू फोर्सेस, दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस. यानी इस फिक्स पॉइंट पे ये अब यहाँ पे गोल 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 घूमना स्टार्ट करेगी. तो आई होप आपको ये हमने कॉन्सेप्ट समझाया. अब देखते हैं कपल में आगे है क्या. So rotation mostly occur due to the force externally applied and the force of reaction produced at the pivoted couple. ये force of reaction जो है ना, जो हमने point fix किया है, pivot किया है, वहाँ पे ये exist होता है, वहाँ पे पैदा होता है. Clear? Magnitude of force acting on a body is equal in magnitude of force acting on a body is equal to the magnitude to the applied force but opposite in direction. Okay? So the magnitude of force acting on a body is equal in magnitude to the applied force but opposite in direction. इसका मतलब क्या है? इस डायग्राम में आप देखें. सपोज करो आपने यहाँ पे फोर्स लगाया F. डन. अब ये फोर्स लग गया F, तो ये इसको, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा. तो यहाँ जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको आप फोर्स ऑफ रिएक्शन बोलते हो, ये इस मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा, रोकेगा. तो ये इसके उल्टा डायरेक्शन में लगेगा. क्लियर? ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. ये इतना समझ में आया ना आपको? अब आगे देखो, बट अपोजिट इन डायरेक्शन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ रिएक्शन अबाउट द पिवोट इज जीरो. अब ये खास हो गया सबसे, यानी जो मोमेंट ऑफ फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट पे, कहां पे? एट द सेंटर. यहां पे जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ रिएक्शन, यानी यहां पे अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ रिएक्शन, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ रिएक्शन इस पॉइंट पे कितना हो गया? आप खुद सोच के देखो. इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. तो यहाँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट पे क्या है? जीरो है. तो फोर्स इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो. डन. यानी मोमेंट ऑफ रिएक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो पिवोटेड पॉइंट है वहां पे वो कितना प्रोड्यूस होगा? जीरो. वहां पे वो बनेगा ही नहीं. देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ रिएक्शन अबाउट द पिवोट इज जीरो. क्यों? क्योंकि वहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बिल्कुल नहीं है, यानी डिस्टेंस जीरो है इसलिए. सो द फोर्स ऑफ रिएक्शन एट अ फिक्स पॉइंट इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन. यहां से क्वेश्चन हो सकता है कि आप बताएं कि फोर्स ऑफ कंसीडरेशन को हम क्यों छोड़ देते हैं या उस पॉइंट को कंसीडर नहीं करते हैं? क्योंकि वहां जो फोर्स लग रहा है वो क्या होता है? बेसिकली जीरो. नेक्स्ट, द पेयर ऑफ फोर्स फॉर्म्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कपल. अब समझ में आया, यानी ये जो दोनों एक साथ फोर्स लग रहे हैं, यानी एक्सटर्नल फोर्स और फोर्स ऑफ रिएक्शन, इनसे जो यहाँ पे जो पेयर ऑफ फोर्सेस बन रहे हैं ना, pair of forces formed by the external force and force of reaction is called couple.
क्लियर। यानी यहाँ पे ये एक फोर्स तो ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, इन दोनों फोर्सेस को एक साथ आप अगर लोगे तो ये क्या बनेगा, कपल बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। यानी कपल का मतलब एक पेयर ऑफ फोर्स में पहला हो गया एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, दूसरा हो गया फोर्स ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस। दोनों का जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है या फॉर्म हो रहा है, इस सिचुएशन में आप उसको क्या बोलते हो, कपल। नेक्स्ट, These two equal and opposite force acting along a same line forms a couple। अब देखो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट का मतलब तो समझ में आया आपको। इक्वल क्यों है, क्योंकि जितना आप एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना, उतना ही यहाँ पे रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दूसरा, इसका डायरेक्शन हमेशा इसके उल्टा होता है। अब देखो ये अगर आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहो तो जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अपोज करता है ना मोशन को, वो हो गया आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ही, इसको आप समझ सकते हो कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन को, वैसे ही ये भी अपोज करेगा इसके मूवमेंट को। डन। तो इसका डायरेक्शन तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का भी उल्टा होता है, इसका भी डायरेक्शन उल्टा हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखें आप। सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन ए कपल, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म्स अ कपल। क्लियर। यानी अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे और दो बराबर फोर्सेस जो हैं उनको आप क्या बोलते हो, कपल। नाउ कपल इज ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस ए रोटेशन। यानी कभी भी कहीं भी जरूरत पड़े रोटेशन की तो वहां कपल यानी कपल फोर्स का ही रिक्वायरमेंट होता है। एग्जाम्पल आप देखें, टर्निंग ऑफ ए वाटर टैप, यानी जब टंकी आप टैप जो खोल रहे हो तो देखो अंगूठे से आप इसको यहां पे दबाओगे और 4 फिंगर से आप इसको यहां पे दबाएंगे, ठीक है ना। तो ये इधर की तरफ फोर्स लगा और ये फोर्स ये आपका एंटी क्लॉकवाइज लग गया और ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही लगेगा। देखें, टाइटनिंग ऑफ द कैप, अगर ये कोई कैप है, अगर आप इसको टाइट कर रहे हो तो आप 4 फिंगर से इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और जो अंगूठा है उससे इधर फोर्स लगा रहे हो। ओपनिंग ऑफ द लॉक की में आप अपने थंब से फोर्स लगाते हो, वो इस डायरेक्शन में लगेगा और 4 फिंगर से लगाते हैं वो इस डायरेक्शन में। अगर वही हो गया टर्निंग ऑफ स्टीयरिंग ऑफ ए व्हील, यानी जो स्टीयरिंग हम टर्न करते हैं उसमें भी अगर दोनों हाथ लगा रहे हो तो अगर आप यहाँ पे कपल, यानी देखो एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, दूसरा फोर्स उधर की तरफ लग रहा है। कुल मिला के अगर आपको कपल पहचानना है ना कि कपल कैसे हम पहचान लें, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे ना तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। ये कंप्लीट सर्कल बना और इसका डायरेक्शन क्या होगा, एक कंप्लीट सर्कुलर डायरेक्शन होगा। तो इससे पता चलेगा कि उस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और इनको आप क्या बोलते हो, कपल। अब इसमें आप फोर्स ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। देखो ये तो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है ना, लेकिन जो फोर्स ऑफ रिएक्शन होता है वो तो इसको अपोज करेगा। मान लो अगर आप ढक्कन खोल रहे हो इसका, तो ढक्कन खोलने में जो हमको ज़्यादा बल लगता है ना, तो जो वो फोर्स लग रहा है, जो रेजिस्टेंस लग रहा है, वही फोर्स ऑफ रिएक्शन है जो इसको अपोज करता है। क्लियर, समझ में आ गया। वो आपको उस ढक्कन को खोलने नहीं देता है जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है, लेकिन आप फिर भी उसको खोल दे रहे हैं। तो एक तो एक्सटर्नली फोर्स जो आप उस पर लगा रहे हो और दूसरा फोर्स जो अंदर से लग रहा है, फोर्स ऑफ रिएक्शन हो गया। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट आगे हम बढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ कपल। ओके, आप इसका जो मोमेंट है कपल का कैसे निकालते हैं, मोमेंट की बात करेंगे। विल टॉक अबाउट द मोमेंट। सपोज दिस टू बी द रॉड, अगर हम इसको मान लें कि ये एक रॉड हो गया जिसका लेंथ हो गया ए बी, ठीक है ना। हमने इसका टोटल लेंथ कंसीडर कर लिया है कितना, डी। कपल आर्म इसको बोलोगे आप, जो लेंथ डी है ना इसको क्या बोलोगे आप, कपल आर्म। डन। अब इसका एक मिड पॉइंट हो गया ओ, क्लियर हो गया। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, इसका मिड पॉइंट हो गया ओ, इसका कपल आर्म यानी पूरी जो लेंथ है उसका हो गया लेंथ डी। अब पॉइंट ए पे जो फोर्स लगा हो गया इधर एफ, पॉइंट बी पे जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ हो गया वो एफ। अब हमको देखना है मोमेंट ऑफ फोर्स जो लग रहे हैं। क्लियर। अब पहला पॉइंट देखो, आपको हर एक पॉइंट पे कंसीडर करना है कि कहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी वो बात करेगा कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए। मोमेंट ऑफ फोर्स जब भी आए उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, फोर्स इंटू, देखो ये फोर्स हो गया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स यहां पे कितना लग रहा है, एफ, तो यहां आपने ले लिया है एफ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ओ और ए। तो ये हो गया डिस्टेंस, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, देखें ये एंटी क्लॉकवाइज है इधर की तरफ, अगर ऐसे फोर्स लगता है तो क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एट पॉइंट बी, मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट बी, इधर जो फोर्स लग रहा है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया ओबी,
इंटू ओ बी, ये भी क्या इसका डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो अगर क्लॉकवाइज होता तो इधर लगता, लेकिन ये घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है तो आप क्या बोलोगे इसको, एंटी क्लॉकवाइज। अब टोटल की बात करेंगे, प्लस टोटल का मतलब दोनों को हमने ऐड कर दिया, एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी। अब ओ ए और ओ बी को अगर आप जोड़ोगे तो ये ओ, यानी अगर हम बात करें टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करेंगे, यानी पूरे मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करें, टोटल का मतलब हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए एंड प्लस पॉइंट बी। डन, दोनों को आप ऐड करोगे, देखो हमने यहाँ ऐड कर लिया है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एफ इंटू ओ ए, ये वाली डिस्टेंस हो गई, और इस पे जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो क्या हो गया, एफ इंटू ओ बी। डन, हम इसको ऐड कर देंगे, यहाँ से एफ कॉमन हो गया, दोनों में है तो एफ हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें से कॉमन हो जाएगा ओ ए और ओ बी क्या होगा, बच जाएगा ओ ए प्लस ओ बी। और ये ओ ए देखो ये वाली डिस्टेंस ध्यान से देखें आप, ये वाली डिस्टेंस ओ ए एंड ओ बी ये किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो आप इसको क्या लिख देंगे, एफ इंटू डी। डन, दिस इज मोमेंट ऑफ कपल। आई होप मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझा दिया है, और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप कर लो। अगर मान लो यहाँ आपके दिमाग में आ रहा है कपल नहीं है सर, मान लीजिए अगर ये इसका फोर्स जो लग रहा है वो नीचे की तरफ है, तब क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या ले लोगे आप, माइनस, डायरेक्शन पलट गया, माइनस ले लेंगे और आगे आप बढ़ जाओगे। नाउ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, यानी इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज का मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेबल स्टेट। जैसे तराजू होता है ना, तराजू जब दोनों साइड वजन बराबर रख देते हैं हम तो वो बैलेंस हो जाता है, उसको आप इक्विलिब्रियम स्टेट में बोलेंगे। कोई अगर ज़्यादा है या कम तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, ये समझने के लिए हमने बताया। अब देखें इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, फोर्स अप्लाइड प्रोड्यूस ट्रांजिशनल और रोटेशनल मोशन। बोला है कि अगर किसी अभी ऑब्जेक्ट पे आप जब फोर्स लगा रहे हो तो या तो वो ट्रांजिशनल फोर्स मोशन प्रोड्यूस करेगा या तो रोटेशनल मोशन, यानी या तो ऑब्जेक्ट वो चलने लगेगा या तो गोल गोल घूमने लगेगा। अब ये कब होगा, जब आप उस पर फोर्स लगा रहे हो। लेकिन देखो बट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, आप बॉडी को इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे कि है, यानी व्हेन आर यू गोइंग टू से दैट दिस पर्टिकुलर object is in equilibrium, for that condition is that first you see resultant of all force is zero, यानी उस बॉडी पे भले 10 20 50 कितना भी फोर्स लगे, लेकिन सबका जो सम है ना, ऐड करने के बाद जो नेट फोर्स है वो क्या हो, जीरो, रिजल्टेंट शुड बी जीरो। आप बोलोगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। सेकंड, algebraic sum of moment of all the force about the fixed point is also जीरो, यानी यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और मोमेंट ऑफ ऑल फोर्स जितना भी होगा वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर मोमेंट ऑफ फोर्स भी जीरो आ गया और रिजल्टेंट भी जीरो है तो आप बोलोगे कि दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। दो कंडीशन है, क्वेश्चन पूछता है कि कब आप बोलोगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, तो उसके लिए कंडीशन है, आप इसको याद रखेंगे। ओके, अब देखिए काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम में फर्स्ट स्टैटिक, ओके स्टैटिक। अब देखो इक्विलिब्रियम में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो स्थिर होगा, चलेगा नहीं, रुका हुआ हो सकता है, ठीक है ना। अब देख लें आप इक्विलिब्रियम के टाइप्स देखें। फर्स्ट स्टैटिक, स्टैटिक वर्ड का मतलब ही होता है रुका हुआ, ठीक है ना। क्या होता है ये, रुका हुआ, यानी पहले से ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए बॉल है, इस पे जितना भी फोर्स लग रहा है, मान लो F1 लगा, F2 लगा, F3 लगा, F4 लगा, ओके जितना भी फोर्स किसी भी डायरेक्शन से लग रहा हो, जब आप सबको जोड़ोगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 और ये जब जीरो हो जाए ना, तो आप बोलोगे कि दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। स्टैटिक शब्द का मतलब होता है रुका हुआ। अब देख लें इसको, व्हेन अ बॉडी कम्स टू रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्स द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। प्लीज डिफिनीशन सेम लिखे, हमने बुक से उठाया है और मैंने बार बार बोला है कि डिफिनीशन आपको बुक का ही लिखना होता है, क्लियर। व्हेन अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, बोला है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी फोर्सेस, बहुत सारे जब उस पर फोर्स लगे और वो रुक जाए, आप उसे बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। ओके एग्जांपल देख लें, अ बुक लाइंग ऑन ए टेबल व्हेन पुल्ड विथ बाय अ फोर्स। मान लो अगर कोई टेबल पे बुक है, अगर आप उसको खींच रहे हो और वो बुक नहीं चल रही है, ठीक है ना। क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि जो फोर्स आप लगा रहे हो वो उसके मास और ग्रेविटी के से कम है, यानी उसका जो वेट है उससे आप फोर्स कम लगा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर उस पर जो नेट फोर्स है वो कम लग रहा है, आप बोल रहे हो बॉडी रुका हुआ है। सेकंड, अ बुक लाइंग ऑन ए टेबल, अगर कोई बुक टेबल पे है, ठीक है ना, अगर टेबल पे है तो आप देखो इसका जो नीचे है ना वेट वो mg होगा, तो ऊपर जो लगाता है इस पे जो फोर्स ना टेबल नॉर्मल फोर्स, दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं, इसलिए वो ऑब्जेक्ट वो बुक उस टेबल पे लाई करता है। मीन्स वेट इज बैलेंस बाय द फोर्स एक्सर्टेड अपवर्ड बाय द टेबल, आप उसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है,
देन दैट बॉडी सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा। नेक्स्ट, बीम बैलेंस इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है ना। बीम बैलेंस, जैसे हम तराजू का एग्जांपल दिए, ये जो मोमेंट है दोनों अगर एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा तो रुक जाएगी, नहीं तो जिधर ज़्यादा हो उधर वो नीचे जाएगा, तो आप बोलोगे वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट, डायनामिक इक्विलिब्रियम रिमेन्स इन ए सेम स्टेट ऑफ मोशन, यानी वहां ऑब्जेक्ट चल रहा था रुका, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे बॉडी स्टेट्स रिमेन्स इन सेम स्टेट ऑफ मोशन, वो ऑब्जेक्ट पहले ही चल रहा था और अभी भी वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, चाहे वो फुटबॉल की तरह आगे की तरफ बढ़ के चल रहा हो या अपने जगह पे गोल गोल ही घूम रहा हो। यानी दैट बॉडी कैन आइदर डू ट्रांजिशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, लेकिन वो पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया। यानी वो ऑब्जेक्ट चाहे ट्रांजिशनल मोशन में हो या रोटेशनल मोशन में, लेकिन अभी वो चल ही रहा है, उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हो आप उसको क्या बोलोगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन याद करेंगे। एग्जांपल देखें, रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस, यानी जो ऊपर से जो बूंद है ना वो नीचे गिरती है, तो देखो नीचे लगेगा mg, क्लियर, लेकिन ऊपर लगता है इस ड्रॉपलेट्स पे। अगर हम बात करें उस जो बूंद है ना उस पर क्या लगेगा, देख लो थोड़ा, चलो मैं यहाँ पे ब्लैंक शीट ले ले रहा हूँ। सपोज करें आप ये रेन ड्रॉप हो गया, ठीक, तो इसका नीचे लगेगा मास इंटू ग्रेविटी इसका, लेकिन ये जब नीचे गिर रहा होता है ना तो हवा जो है एयर फ्रिक्शन फोर्स उसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा होता है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगता है, एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg, तो नेट फोर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आप बोलोगे कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ओके, नाउ नेक्स्ट, एरोप्लेन्स मूव्स एट अ कांस्टेंट हाइट, एरोप्लेन भी कांस्टेंट हाइट पे मूव करता है, तो उसका जो एयर है ना वो उसको बैलेंस करके ऊपर उसको वेट को रखता है। नेक्स्ट, स्टोन टाइड along the end of the string when whirled in a circular path, यानी आप जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं, देखें आप, जैसे रस्सी हो गया उसमें आपने एक पत्थर बांध दिया और गोल गोल घुमाते हैं ना, ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाते हैं और वो कंटिन्यूअसली गोल गोल घूमता रहता है। अब देखें यहाँ पे, when यूनिफॉर्म स्पीड इट इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के स्टेट में होता है। अब ऐसा क्यों है, जैसे सपोज करो ये रस्सी हो गया और ये हो गया, ठीक है ना, मान लो कोई पकड़ा हुआ है, अब देखें ये बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है और ये अंदर की तरफ फोर्स लगता है, क्लियर, और ये दोनों फोर्स बैलेंस होते हैं। अब बैलेंस कैसे होंगे, जैसे देखो ये जो पत्थर है ना वो उसको बाहर की तरफ खींचेगा, क्लियर, समझ में आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, कौन से फोर्स से, सेंट्रीफ्यूगल, क्लियर, समझ में आ गया, और इसको बैलेंस कर अंदर करके रखता है टेंशन फोर्स, कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स, यानी जो रस्सी में टेंशन है, जो तनाव होता है ना वो उसको अंदर खींच के रखता है और बाहर की तरफ लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जब छोड़ दोगे आप तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो बहुत दूर चला जाता है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टेंशन फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं, कट कर लेते हैं, कैंसिल करते हैं, इसीलिए आप बोल रहे हो कि दैट इज इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, प्लैनेट अराउंड द सन, ये इसका एग्जाम्पल है डायनामिक इक्विलिब्रियम का, प्लैनेट अराउंड मूविंग अराउंड द सन, इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का यू मस्ट लर्न द डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑल्सो। एनी डाउट? नाउ प्लीज आगे बढ़ेंगे हम, लास्ट ये पॉइंट है अपना, देख लेते हैं इसको जल्दी से। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ध्यान से देखें आप, इसमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है, जैसे देखें अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, यहाँ क्वेश्चन है आता है 1 या 2 नंबर का डिफाइन करने के लिए, तो आपको सेम डेफिनेशन लिखना है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्लीज डेफिनेशन वही होना चाहिए जो बुक में है, मैंने बार बार बोला फिर बोल रहा हूं, इन इक्विलिब्रियम, ये पूरा लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स कीवर्ड्स इसमें मैंने ग्रीन से मार्क किया, उसको देखो। सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, यही है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक लिखना चाहिए। सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसका मतलब क्या है अभी मैं समझा रहा हूं, आप यहां देख लो, इस पे काम करता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे, फिजिकल और बीम बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, यानी तराजू जो आप जाओगे तो वहां पे जो बीम बैलेंस होता है वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। ओके, एग्जांपल देखते हैं, आप देख लो, चलो ये डायग्राम के थ्रू हम प्रूव करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को। सपोज करिए ये मीटर रूल हो गया, ठीक है ना, इसको हमने यहां पॉइंट हो गया, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, डन। अब यहां एक स्ट्रिंग को हमने ऊपर एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, फिक्स पॉइंट है, उसको हमने एक रस्सी के सहायता से हमने इसको यहां पे बांध दिया है, लटका दिया है,
ओके, एट पॉइंट O। अब ये पॉइंट A और जो फिक्स पॉइंट O है उसका लेंथ है L1 और पॉइंट B और ये फिक्स पॉइंट है उसका लेंथ है L2। इतना क्लियर हो गया ना? तो बहुत आसान है। मान लो अगर एक रूलर हो गया, बीच में रस्सी से हमने बांध के उसको लटका दिया। अरे जैसे जाते हो वजन करने के लिए दुकानों पे ना बड़ा बड़ा, वो सेम फंडा है। यहाँ पे बीच में इतना बड़ा एक रूलर हो गया, हम सपोज करो ये स्केल हो गया, हमने यहाँ रस्सी से इसको बांध के लटका दिया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस एक हो गया, एक डिस्टेंस ये हमने मान लिया है L1, एक को मान लिया है L2, पॉइंट A एंड B हमने मान लिया। यहाँ पे नेक्स्ट हमने पॉइंट A पे भी है पुट वेट W1, A पे कितना हमने वजन रखा है A1, ठीक है, और जो B पॉइंट है ना इस पे हमने वेट रखा है W2। क्लियर? अब देखो ध्यान से सुनो, यही मोमेंट समझ लेना है। अगर ध्यान से देखें W2 यानी इस W यानी पॉइंट B पे जो फोर्स लगेगा वेट की वजह से ये नीचे की तरफ लगेगा, इधर की तरफ, यानी ये कौन सा मोमेंट हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। और पॉइंट A पे जो W1 की वजह से फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अभी हमने देखा था कपल में क्या हुआ था, दोनों फोर्स ऐड हो गए थे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम था। क्लियर? लेकिन यहां तो एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, जब आप इसको जोड़ोगे तो घट जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, ठीक है ना। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के, आप देख लो यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट बिकॉज ऑफ वेट W1, यानी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, और अगर ये इधर जा रहा है तो क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। डन। नाउ एट पॉइंट W1 यानी W1 पे देखें, हमने बोला था मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही फॉर्मूला होता है उसका। तो यहाँ फोर्स जो लग रहा है वो नीचे क्या लग रहा है? W1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? ये L1। तो यहाँ कौन सा पॉइंट हो गया? L1, यानी ये कितना हो गया? W1 इंटू L1। डन। अब वही फोर्स एट अ पॉइंट W2 की हम बात करें तो यहाँ क्या लगेगा? W2 इंटू ये डिस्टेंस क्या हो गया? L2, ठीक है ना। क्या हो गया? डिस्टेंस L2। क्लियर? समझ में आ गया? अगर W1 की बात करेंगे तो यानी पॉइंट A पे कौन सा फोर्स लग रहा है? क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ वेट W1 इज इक्वल टू W1 इंटू L1, W2 इज इक्वल टू W2 इंटू L2। क्लियर? अब इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम का मतलब जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तो कभी, यानी इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों फोर्स बराबर हुए तब तो इक्विलिब्रियम हुआ वो। तो यहां पे क्या करना है? एट इक्विलिब्रियम क्लॉकवाइज मोमेंट W1 L1 क्या हो गया आपका? क्लॉकवाइज मोमेंट, और ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये जब दोनों मोमेंट बराबर होंगे तो आप बोलोगे कि दिस, ये जो सिचुएशन है इसमें क्या हो गया? इक्विलिब्रियम आ गया है। यानी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? मीटर स्केल W1 विल बी W1 इंटू L1 इज इक्वल टू W2 इंटू L2। इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम पे क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। बस यही आपको समझ लेना था कि इक्विलिब्रियम पे क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होगा। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी वो वर्ड बोल दे इक्विलिब्रियम तो तुरंत आप क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाएंगे। उसमें करना ही क्या है? W1 इंटू L1 इज इक्वल टू W2 इंटू L2, और इजिली आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट था ये यहाँ तक, और मैं आपको समझाने में सफल हूँ। अगर आपको पॉइंट्स नहीं समझ में आए हो तो प्लीज़ 2-3 बार आप इस वीडियो को देखें और समझ लें। प्लीज़ अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और इसके बाद हम एक्सरसाइजेस लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद प्लीज़, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।